हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम फिर एक वीडियो लेकर के आए हैं जो कि है प्रीवियस ईयर पेपर के लिए। इसमें हम बात करेंगे जनवरी 2021 की पेपर 2 के मैथ्स के 30 क्वेश्चंस की। तो मैथ्स के पूरे 30 क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साइंस की हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, वो आप जा कर के देखेंगे। और भी प्रीवियस ईयर के जितने पेपर हमने बनाए हैं, अगर आप उतना भी पढ़ लेंगे तो आपके लिए बहुत होंगे और उससे आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसमें भी हम जो 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें भी हम कोशिश जितनी एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे उतनी करेंगे। मतलब हर क्वेश्चन के प्रॉपर वे बताया जाएगा कि आप इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और अगर एक से ज़्यादा वेस हैं तो वो भी हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि इसमें मैथ्स के क्वेश्चन है और एक्सप्लेन ज़्यादा करना है, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। एक एक्सप्रेशन दिया गया है, इसमें हमें क्या की वैल्यू निकालनी है, के का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बहुत बेसिक है, बस इसमें थोड़ा सा टाइम ज़रूर लग सकता है ना, क्योंकि आपको कैलकुलेशन करने में टाइम लगेगा। तो इसमें क्या करना है, सबसे हम बॉडमास का रूल फॉलो करते हैं। ठीक है, ब्रैकेट यहाँ पे नहीं है, ऑफ भी नहीं है, डिवाइड भी नहीं है, हमें मल्टीप्लाई दिख रहा है तो हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे 1.001 इंटू 1.1 ये वाला, तो ये पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 1.1011। ठीक है, इक्वल्स टू में 2 माइनस के चल रहा है। इसके बाद मल्टीप्लाई हमने कर लिया। अब ये जितनी पॉजिटिव नंबर्स दिए गए हैं इनको क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अगर आप क्या करेंगे, एक बार क्वेश्चन को रफ में उतारेंगे पूरा, फिर उसको सॉल्व करने जाएंगे तो आपका टाइम बहुत जाएगा। इससे अच्छा आप क्या करें, आपको पहले पता होना चाहिए कि आप पहले कौन सी स्टेप करने वाले हैं, उसके बाद तो आप स्टेप वाइज उसको सॉल्व करें। हमने क्या किया, सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लिया तो हमारी एक स्टेप हमको लिखनी पड़ी। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन उतारते हैं उसके बाद करते तो हमें टाइम लगता। तो आप भी इस तरीके से एग्ज़ाम में अपना टाइम कैसे बचाएंगे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने मल्टीप्लाई करके लिख लिया। अब हम इन क्वांटिटीज़ को ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा, 2.994। इसके बाद क्या है, ये माइनस की क्वांटिटी है जो मल्टीप्लाई किया हमने, इतना हो गया हमारे पास। अब इसमें से हम इस क्वांटिटी को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो आप डायरेक्ट इसके नीचे भी लिख सकते थे या इसके ऊपर लिख सकते। ठीक है, तो इसको माइनस करने के बाद हमारा कितना आएगा, 1.8929 इक्वल्स टू 2 माइनस के। अब हम क्या करेंगे, के हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए तो के को हम इस साइड ले जाएंगे और ये वैल्यू हमारी पूरी उठ करके इस साइड जाएगी। अब ये आप एग्ज़ाम में नहीं करने वाले, आपको पता है कि ये वैल्यू इधर जाएगी, ये वाली दिमाग में करना है और उसके बाद इसको डायरेक्ट क्या करना है, सब्सट्रैक्ट कर लेना है। तो सब्सट्रैक्ट करने पर क्या आएगा, सब्सट्रैक्ट करने पर के की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 0.1071। ठीक है, अब इसमें आप ज़रूर ध्यान रखें कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स है, ऐड करने में ये गड़बड़ नहीं करनी है। अगर कुछ लोगों को डाउट होने भी वाला है तो कहाँ पे होने वाला वो देखिए कि 0.139। ठीक है, फिर नेक्स्ट नंबर है 0.75। तो यहाँ पे 0.75 लिख सकते हैं, कुछ लोग होता है ऐसे डाउट्स होते हैं। तो आप ऐसे नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखेंगे, फिर 75 लिखेंगे और क्योंकि यहाँ पे थर्ड डिजिट नहीं है तो यहाँ पे हम ऑटोमेटिक 0 लगा देंगे। अगर हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे 0.5 रहता और उसे इसमें ऐड करना रहता तो हम 0.5 लिखते और पीछे हमारे पास 2 डिजिट नहीं है तो हम उसको बैलेंस करने के लिए एक्स्ट्रा जीरोस लगाते थे। ठीक है, ऐसे करके आप आराम से ऐड कर सकते हैं, ये एग्जाम्पल के तौर पे था। ठीक है, तो आप इसको ऐसे अरेंज जरूर कर लेंगे। तो इसमें आपने देखा आप कैसे टाइम बचाएंगे। पहले मल्टीप्लाई हमने रफ में कर लेंगे, फिर इधर इस क्वांटिटी को ऐड कर लेंगे, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। प्रॉपर बहुत
मैथ्स में क्या करते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी या तो पढ़ा रहे होते हैं या कोचिंग वगैरह पढ़ा रहे होते हैं, तो हम और अब तक जितने एग्ज़ाम दिए तो हम डिटेल में करने लगते हैं। आप टीचिंग के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको पढ़ाना नहीं है या पूरी तरीके से स्टेप वाइज सॉल्व नहीं करना है। आपको स्टेप्स के नंबर नहीं मिलेंगे, आपको ये ध्यान रखना है। आप जितनी शॉर्ट ट्रिक्स लगा सकते हैं, जितने कम स्टेप में कर सकते हैं, उतनी करने की कोशिश करें। तो फिलहाल इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड 0.1071। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। ये भी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इफ़ a इक्वल्स टू -3/4 एंड b इक्वल्स टू 5/6 देन विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लाई बिटवीन a एंड b, ठीक है। यदि a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है, तो हमें बताना है जो a के और b के बीच में कौन सा नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करें कि या तो हम देखते से भी बता सकते हैं नंबर लाइन पे ड्रॉ करके, या फिर हम इसको क्या कर ले, a की वैल्यू को डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी -0.75 और b की वैल्यू आ जाएगी प्लस की 0.833, ठीक है। दो तरीके हैं, या तो हम नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लें और इनकी वैल्यूज़ देख लें कि हमारी इन वैल्यूज़ में कौन सी इस रेंज के अंदर आ रही है, a और b के अंदर, या तो हम इनको ऐसे करके देख सकते हैं। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हमने a और b की वैल्यू को डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। अब हमारी जो वैल्यूज़ हैं उनको भी हम डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये हमारी वैल्यूज़ जो हैं वो इसमें लाइक कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। इसकी वैल्यू हो जाएगी -0.4 और ये लास्ट वाले की वैल्यू हो जाएगी -0.77। तो हमने देखा कि ये कितना था 0.75 -0.75 और ये 0.833। तो 0 इन दोनों के बीच में आएगा, 0.5 माइनस का ये भी इनके बीच में आएगा, 0.4 भी आएगा, लेकिन जो -0.77 है हमारा 0.75 यहाँ पे आएगा और 0.77 यहाँ आएगा। मतलब ये जो हमारी रेंज थी उसके ये क्या रहा है, बाहर आ रहा है। इसलिए जो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ -7/9 ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भी जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए तो आप क्या करेंगे, पहले डेसिमल में कन्वर्ट कर लें और फिर इसको आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। द प्रोडक्ट ऑफ 1.7 × 10⁴ एंड 12.5 × 10⁻⁻6 is expressed in a standard form as k × 10⁻n. Then find the value of 2k plus n is। दो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म्स दिए गए हैं, नंबर्स दिए गए हैं, उनका क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। और प्रोडक्ट करने के बाद हमें के और एन की वैल्यूज़ मिलेंगी। अब इन के और एन की वैल्यूज़ को हमें इसमें रखना है और इसकी वैल्यू पता करना है, ठीक है। आप क्वेश्चन समझ गए। तो पहले हम क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन दोबारा उतारने में कोई समझदारी नहीं है। आप क्या करें, डायरेक्ट रफ में शुरू करें। तो आप इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 17 का और 12.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 21.25। आपने मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। फिर यहाँ पे ये 10⁻⁻ वाली दो क्वांटिटीज़ है, क्योंकि ये इनका प्रोडक्ट करना है तो मल्टीप्लाई में क्या होता है, बेस सेम होती है तो पावर क्या होता है, ऐड होता है, ठीक है। x की पावर a इंटू एक्स की पावर b रहती है। बेस सेम क्या है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इनकी पावर्स ऐड कर देंगे। तो इस अब छोटी सी क्वांटिटी से इसको भी दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं, हमने क्या कर दिया -2, ठीक है। इतना हमारा हो गया। कितना कम टाइम लगा, हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया और इनकी पावर को माइंड में ही कैलकुलेट कर लिया। अब हमें क्या करना है, अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं, ठीक है। आप जो क्वांटिटी देखेंगे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, 1 के बाद डेसिमल लगता है। तो ये डेसिमल यहाँ है, ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ आएगा। तो यहाँ पर जब ये आएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी, ठीक है। तो +1 होगा तो यहाँ पे हम अगर +1 करते हैं तो ये कितना 10⁻⁻1, ठीक है। ये अब हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब हम अगर इससे कंपेयर करते स्टैंडर्ड फॉर्म से,
ये आप देख रहे हैं इसी इक्वेशन k + 10⁻⁴ n। तो ये पूरा हमारा क्या हो गया, k हो गया, और ये क्या हो गया हमारा n हो गया। ठीक है, अब हम इसका क्या करेंगे, इस इक्वेशन में रखने की जरूरत नहीं, इसका 2 टाइम्स करें, इसका 2 टाइम्स कर दें, और इसमें सेम प्लस है लेकिन माइनस का साइन है तो -1 कर दें। इसका जब 2 टाइम्स करेंगे हम तो ये कितना हो जाएगा, 4.250। अब यहाँ पे प्लस n है, हमारा n कितना आया था -1, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3.250। यहाँ पे हमें ऑप्शन में क्या दिख रहा है 3.25, लास्ट वाले 0 की वैसे ही वैल्यू नहीं रहती है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो गया। क्या किया हमने, आधी चीज़ें आप माइंड में बिना पेन पेपर के चीज़ें करने की कोशिश करें। आप क्या करेंगे, जितनी चीज़ें हम स्टेप्स लिखने में बहादुरी नहीं है, आप टीचिंग के एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप ये बात ज़रूर ध्यान में रखें, आप स्टेप वाइज ना करें, आपको स्टेप के नंबर नहीं मिलने वाले हैं। आप जितना शॉर्टकट हो सके वो लगाएं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34। Two numbers are in a ratio 3:5. If 12 is added to both the numbers, then the ratio becomes 5:7. The sum of the given two number is। दो संख्याएं हैं 3:5 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ा जाए तो यह अनुपात 5:7 हो जाता है। दी गई संख्याओं का योग क्या है। ठीक है, हमें योग बताना है। लास्ट में हम क्या करते हैं, दो संख्याएं निकाल देते हैं और फिर उसे ढूंढते हैं। हमें योग पर फोकस करना है, दोनों नंबर को निकाल करके उन्हें ऐड करना है। तो देखिए, एक तो हमारे पास ट्रेडिशनल मेथड हो सकती है या एक एडवांस मेथड हो सकती है। मैं दोनों बता देती हूँ, लेकिन वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, आप पूरा ज़रूर देखेंगे। ठीक है, तो पहला है, एक रेशो दिया गया 3:5। किसी भी रेशो को जब हम नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो उससे एक वेरिएबल मल्टीप्लाई करते हैं। तो सपोज करते हैं कि पहला नंबर हमारा हो गया 3x और दूसरा नंबर हो गया हमारा 5x। ठीक है, दो नंबर हमें मिल गए। अब दोनों ही नंबर में अगर हम 12 ऐड करें, बोथ नंबर्स में है ना, दोनों ही नंबर में 12 जोड़ा जाए तो इसमें भी 12 जोड़ देते हैं और इसमें भी 12 जोड़ देते हैं। ठीक है, अब बोल रहे देन द रेशो बिकम 5:7। तो इनका जो रेशो है वो 5:7 हो जाएगा। तो चलिए, ये कितना हो जाएगा, इनका रेशो +12 अपॉन में ये पहला नंबर और ये दूसरा नंबर, इनका रेशो, तो ये रेशो हो गया, ये किसके बराबर हो गया 5/7। ये अभी भी रेशो में है, इसलिए हमने इसमें वेरिएबल से मल्टीप्लाई नहीं किया। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ इस तरीके से इक्वेशन आ जाएगी, 21x + 84 = 25x + 60। ठीक है, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे 84। अब ये भी स्टेप मत करिए, ठीक है, ये स्टेप नहीं करेंगे हम। 84 में ये इधर माइनस में जाएगा तो माइनस कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, और ये इस साइड माइनस में जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 4x आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, ये हमें मिल गया। अब दो नंबर कौन से थे, एक 3x था और एक 5x था, तो 3 × 6 18 और 5 × 6 30। दोनों को ऐड, दोनों का सम चाहिए हमें, तो ये हो गया 48। ऑप्शंस देखते हैं 48 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ये तो हो गया ट्रेडिशनल मेथड जो हमने बुक्स में बच्चों को पढ़ाते हैं, वो मेथड हो गई। एक और मेथड देख लेते हैं, थोड़ी छोटी है, बहुत छोटी है। तो पहला नंबर क्या हो गया 3 है, दूसरा नंबर 5 है। ठीक है, इसके बाद इनमें क्या किया 12 जोड़ा गया, दोनों में 12 जोड़ दिया, तो रेशो कितना बन गया 5:7 बन गया। ठीक है, इतना किया हमने। अब देखिए, दोनों में सेम क्वांटिटी जोड़ी गई तो दोनों का डिफरेंस भी बाद में सेम ही होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। जैसे 3 और 5 में कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, और 5 और 7 में भी कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। दोनों क्वांट सेम है,
तो इसमें ज़्यादा हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं होता तो हम इन डिफरेंस को सेम बनाते, लेकिन क्योंकि हमारे पास डिफरेंस क्या है, सेम है, इसीलिए ये जो डिफरेंस है 2 है, लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोला कि हमने उसमें 12 जोड़ा, तो ये जो 2 है वो किसके बराबर हो गया, 12 के बराबर हो गया। अगर 2 12 के बराबर है तो 1 किसके बराबर हो गया, 6 के बराबर। ठीक है, अब हमारे पास नंबर्स कितने थे, 3 थे, तो पहला नंबर 3 टाइम्स हो गया, इंटू 3 18, और दूसरा नंबर है 5 टाइम्स है, तो ये हो गया 30। यहाँ से भी आंसर क्या आ गया, 48। ठीक है, दोनों तरीके अच्छे हैं, लेकिन ये इसमें आप अगर डिफरेंस सेम निकला तो आपकी अच्छी किस्मत है, अगर डिफरेंस नहीं निकला तो आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहली वाली मेथड अगर आप जितने फास्ट कर सकें वो ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, दोनों आपको जो अच्छी लगे वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 840 रुपीज़। A shopkeeper gives any discount of 15% on the market price and still makes a profit of 19%. What is the cost price of an article? किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 840 रुपये है। एक दुकानदार इस वस्तु को अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर बेचता है, फिर भी उसे 19% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, देखिए मार्क प्राइस कितना है, 840 रुपीज़ है, इस पर 15% का डिस्काउंट देने के बाद उसकी सेलिंग प्राइस आएगी। तो आप 2 तरीका है, इसमें भी 2 तरीका है, या तो आप इसका 15% निकाल लें और फिर उसको उससे माइनस कर देंगे तो भी आपकी सेलिंग प्राइस आ जाएगी। ठीक है, या तो आप इसका 85% निकाल लें। क्लियर है, अगर आप 85% निकालते हैं तो 85% पे डायरेक्ट आपकी सेलिंग प्राइस आ जाएगी, या तो आप 15% निकाल करके इसमें माइनस कर देंगे 15% का, तो आपकी सेलिंग प्राइस आ जाएगी। चलिए मैं तो निकाल रही हूँ डिस्काउंट को माइनस करके, तो डिस्काउंट 15% है, तो इसका 15% निकाल देते हैं। 15% ये डिस्काउंट हो गया, 15% इसका निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 126 रुपीज़। अब जो हमारी मार्क प्राइस थी उसमें से 126 को आप माइनस कर दें, यहीं पे माइनस कर दें, नेक्स्ट स्टेप लेने की जरूरत नहीं। इसमें से हम क्या करें, इसको माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 714 रुपीज़। ये 714 रुपीज़ क्या हो गई, सेलिंग प्राइस हो गई। ठीक है, इतना क्लियर है। हमने क्या क्या किया वो देखते हैं। 840 का 15% निकाला, वो डिस्काउंट था इसलिए हमने उसको उसमें से माइनस कर दिया, तो हमारी सेलिंग प्राइस जो आ गई है वो कितनी आ गई है, 714 रुपीज़। अब हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, और एक और चीज़ हमें दी गई है कि प्रॉफिट कितना हुआ है, 19%। तो एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। अगर प्रॉफिट है तो प्लस और लॉस है तो माइनस, तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट हुआ इसलिए प्लस, ही माइनस को इग्नोर करेंगे। सेम फॉर्मूला आप 4 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कॉस्ट प्राइस दिया हो और सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट दिया हो तो आप ये डायरेक्ट लगाएं। अगर लॉस दिया है तो ये प्लस की जगह क्या हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे माइनस होगा, ऊपर कहीं नहीं, यहाँ माइनस हो जाएगा। फिर अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालना है तो आप इस वैल्यू को इधर ट्रांसफ़र कर दें और ये 100 नीचे आ जाएगा, तो ये सेम फॉर्मूला सेलिंग प्राइस के लिए भी काम करेगा। एक फॉर्मूला आप याद कर लें, 4 जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम उसमें भी लॉस के लिए माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं। सेलिंग प्राइस की जगह हम रखेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं, सेलिंग प्राइस की जगह रखते हैं 714 इंटू 100 अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट कितना है, 19, मतलब 119। इसको कैलकुलेट करने के बाद जो हमें वैल्यू मिलने वाली है वो कितनी मिलने वाली है, 600। हमारा आंसर आ गया 600। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर 3 मिल गया हमें, 600 रुपीज़ इसकी क्या हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। आप पेपर 2 में देखेंगे कि थोड़े लेंदी क्वेश्चन हैं।
ठीक है, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा हो रही है तो आपकी स्पीड इसमें ज़रूर होनी। पेपर 1 में आपकी स्पीड थोड़ी स्लो हो तो चल जाती है, पर पेपर 2 के लिए आपकी स्पीड थोड़ी फास्ट होनी चाहिए क्योंकि लेवल बढ़ जाता है। अगेन हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है, इसमें हमें 8x + 5 की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एलसीएम ले लें। दोनों साइड पे आपने एलसीएम ले लिया तो ये बन गया हमारा 5x - 7 और +6 पूरे के अपॉन में 3 इक्वल्स टू 4x - 3 और +16x पूरे के अपॉन में 4। अब ये वाला सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5x - 1 पूरे के अपॉन में 3 इक्वल्स टू 4, यहाँ पे प्लस का 16 है तो ये क्या 20x - 3 पूरे के अपॉन में 4। ये 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करते हैं, 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करते हैं, तो हमें एक इक्वेशन मिलने वाली है जो कि रहने वाली है, 1 मिनट, अब एक इक्वेशन मिलेगी। हमने 4 का मल्टीप्लाई इस पूरे से कर दिया और 3 का मल्टीप्लाई इस पूरे से करा तो ये कितना हो गया, 20x - 4 इक्वल्स टू 60x - 9। अब यहाँ पे भी आप क्या करें कि बड़ी वैल्यू x की इधर है, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 40x और यहाँ पे -4 प्लस का 9, ये कितना हो जाएगा 5। 1 मिनट, यहाँ पे आ गया प्लस का 5 और यहाँ पे आ गया 40x, ठीक है, 5 इक्वल्स टू 40x। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, ये डिवाइड में चला जाएगा तो 1/8। अब हमें वैल्यू निकालनी किसकी है, 8x + 5 की, तो 8 × 1/8 + 5, 8 से 8 कैंसिल, 1 + 5 कितना हो जाएगा 6। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। 3 इक्वेशंस दी गई हैं, P के लिए, Q के लिए और R के लिए। लास्ट में हमसे पूछा गया है P + Q - R, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, एक ब्रैकेट है P + Q, तो सबसे पहले आप P + Q निकालेंगे। इसके लिए भी आप क्या करेंगे, इनको दोबारा कॉपी में नहीं उतारेंगे, आप डायरेक्ट इसमें से क्या करें, ये दोनों को ऐड करना है। सबसे पहले x की क्वांटिटी उठाएं, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, प्लस माइनस तो यहाँ गया माइनस का 4x²। फिर y की क्वांटिटी हाईएस्ट पावर से शुरू करना है, y की क्वांटिटी ये प्लस का है और ये माइनस का है, प्लस माइनस साइन बड़ी संख्या का, तो ये हो गया प्लस का 2y²। फिर xy वाली टर्म, ये प्लस का 9xy और प्लस का 12xy, प्लस 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 होगा तो ये कितना हो जाएगा 21xy, इतना हो गया। अब इसमें से r की क्वांटिटी को माइनस करना है, तो r के आगे क्या लगा है, माइनस लगा है, तो माइनस इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो पूरे इक्वेशन की क्या होगी, साइन चेंज हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। तो डाउट ना हो, क्योंकि साइन के कारण गड़बड़ होती है, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को उतारना ज़रूरी है। नहीं उतारेंगे, अगर माइंड में कैलकुलेट कर सकते हो तो कर सकते, इसकी साइन चेंज कर दें, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर दें। प्लस का 5y² है तो माइनस का 5y², प्लस का xy है x² है तो माइनस का x² है तो प्लस का x² हो जाएगा, और फिर प्लस का xy है तो माइनस का xy हो जाएगा। अब इसे कैलकुलेट कर लेंगे, तो पहले x² वाली टर्म -4x² और प्लस का x² कितना हो गया, माइनस का 3x²। फिर है प्लस का 2y² और माइनस का 5y², कितना हो गया, माइनस का 3y²। फिर है ये प्लस का है 21xy और यहाँ पे माइनस का है xy, तो कितना हो गया प्लस का 20xy।
ठीक है, ये हमारे पास आंसर है। तो ये आंसर देख लेते हैं। पहले तो 22 वाले ऐसे ही कैंसिल हो गए, फिर यहाँ पे 7x² आ गया, ये भी कैंसिल। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। ठीक है, जिस क्वांटिटी के आगे माइनस लगा था उस पर जरूर ध्यान देना कि पूरे के आगे से माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। इफ x⁴ प्लस 1/x⁴ इक्वल्स टू 322 where x is not equals to 0, then one of the following value of x plus x minus 1/x is। यदि x⁴ प्लस 1/x⁴ इक्वल्स टू 322 है और x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए, तो हमें बताना है कि x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे क्या बना सकते हैं, स्क्वायर में हम तोड़ सकते हैं, लेकिन इस साइड भी स्क्वायर बनना चाहिए। तो हमें a² और b² तो दिख रहा है। ठीक है, हम a² इसको और b² इसको कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। लेकिन क्या हम अगर हम फॉर्मूला बनाना चाहते हैं तो हमें 2 चाहिए है, प्लस 2 होगा तभी तो हमें फॉर्मूला बनेगा, a² प्लस b² प्लस 2ab। और यहाँ पे जो हमें दिख रहा है 322, अगर ये 324 हो जाए तो ये 18 का स्क्वायर रूट हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसको दोबारा नहीं लिख रहे, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम दोबारा नहीं लिखेंगे। इसमें +2 अगर हम इस साइड करते हैं तो राइट हैंड साइड भी क्या कर, लेफ्ट हैंड साइड भी क्या कर देंगे, +2 कर देंगे। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो कुछ इस तरीके की हो जाएगी, x² का होल स्क्वायर प्लस 1/x² का होल स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 322 प्लस 2। दोनों साइड हमने क्या किया, 2 ऐड कर दिया। तो ये जो इक्वेशन हमें दिख रही है LHS वाली, ठीक है, ये a² प्लस b² प्लस 2ab क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा ये क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया। और यहाँ पे ये क्या बन गया, 18 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर हम दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लें तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बच गया, x² प्लस 1/x² इक्वल्स टू 18। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अगेन फिर इसको एक स्क्वायर के a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे। फिर अगेन हमें 2 चाहिए, लेकिन इस साइड पे हम ऐसा क्या करें कि एक परफेक्ट स्क्वायर मिले हमें। तो 18 की जगह यहाँ पे क्या हो जाए, 16 हो जाए, तो हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। तो यहाँ पे जब हम 16 बनाना चाहेंगे तो हमें -2 करना पड़ेगा। अगर हम -2 इस साइड RHS से करेंगे तो -2 हमें LHS से भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा फॉर्मूला हमारे पास, x का होल स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस लिया था -2 इक्वल्स टू 16 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर। ये अगेन स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड, तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बच गया, x माइनस 1/x की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या, हमारा ऑप्शन मिल जाएगा x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई थी, 4। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। देखिए पावर 4 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको स्क्वायर में तोड़ेंगे। एक फॉर्मूला हमारे पास बन गया, दोनों साइड से हमने स्क्वायरिंग कैंसिल कर दिया स्क्वायर रूट लेकर के। फिर अगेन हम एक बार फॉर्मूला बनाएंगे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, जिससे हमें क्या मिल गया, 4 मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा फोकस मेन होना चाहिए कि यहाँ पे एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा
तो हम क्या कर देंगे, दोनों साइड परफेक्ट स्क्वायर बना करके स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। इफ 15x² माइनस 26x प्लस 8 इक्वल्स टू ax प्लस b multiply cx plus d where a and c are positive integers, then what will be the value of 2a plus b minus c minus 2d। एक हमें इक्वेशन दी गई है जिसकी वैल्यू किसके बराबर है, ax प्लस बी और cx प्लस डी के बराबर है। तो हमें समझ में आ रहा है कि हमें जो ये इक्वेशन दी गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका क्या करना है, फैक्टर करना है। हमारे पास दो फैक्टर मिलेंगे जो ax प्लस बी और cx प्लस डी के फॉर्म में होंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें उस फैक्टर में से a b c और d मिल जाएंगे। उस वैल्यू का हमें जिस वैल्यू की डिमांड है उसमें वैल्यूज को पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते थे कि जो इसका जनरल इक्वेशन होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस फॉर्म में हमारी इक्वेशन होती है। तो हम a और c का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और उस जो नंबर आता है उसको ऐसे तोड़ते हैं कि प्लस या माइनस करने पर बीच वाली क्वांटिटी बन जाए और वापस अगेन मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर आ जाए। ठीक है, तो जब हम 15 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कुछ नंबर आएगा। ठीक है, तो हम उसको मल्टीप्लाई नहीं भी करें तो हम क्या करें, 15 और 8 का मल्टीप्लाई, तो 15 क्या हो जाएगा 5 इंटू 3 इंटू 8 क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। आप क्या करें, उसका मल्टीप्लाई करके उसके बाद एलसीएम लें या जो हमें दिया गया है उसे ही डायरेक्ट ब्रेक कर दें। आना वैसे भी वैसे ही है। तो हमने 15 को प्राइम फैक्टर्स में तोड़ दिया 5 और 3, और 8 को प्राइम फैक्टर्स में तोड़ दिया 2 इंटू 2 इंटू 2। अब हम ऐसे कॉम्बिनेशंस ट्राई करेंगे जिससे हमें क्या मिल जाए, 26 मिल जाए। ठीक है, या प्लस करने से या माइनस करने पे ऐसे कॉम्बिनेशन। तो अब हम क्या करने वाले हैं, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, और 4 इंटू 5 क्या हो जाएगा 20, और 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6। अब 20 और 6 अगर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। ठीक है, तो दो नंबर हमें मिल गए, एक 20 होगा और एक 6 होगा। चलिए इसके बाद अब हम इससे इक्वेशन बना लेते हैं। तो इक्वेशन हो जाएगी 15x² माइनस 20x माइनस 6x प्लस 8। ये हमने बीच वाली क्वांटिटी को, नंबर्स को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया 20 और 6 में। जब हम इसे ऐड कर रहे हैं तो वापस 26 आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पर इनका प्रोडक्ट आ जाता है। ठीक है, हमने इनका प्रोडक्ट नहीं किया क्योंकि वैसे ही टाइम वेस्ट होगा। हम इसका पहले प्रोडक्ट करेंगे, फिर उसका एलसीएम लेंगे, फिर उसके कॉम्बिनेशंस बना के ट्राई करेंगे। इसलिए हमने डायरेक्ट इनका क्या कर दिया, प्राइम फैक्टर कर दिया और कॉम्बिनेशंस ट्राई कर लिए। ठीक है, ये भी एक तरह से आप शॉर्टकट की तरह ले सकते हैं। ठीक है, अब हम इन दोनों का क्या करते हैं, कॉमन निकालेंगे। तो इनमें हमें क्या दिख रहा है कॉमन, 5। ये क्या है 3 इंटू 5 और ये 4 इंटू 5, तो 5 कॉमन हो गया और एक x भी कॉमन हो जाएगा। हमारे पास इसमें क्या बचेगा 3, एक x हमारे पास और बच जाएगा। इसमें हमारे पास माइनस और 4 बच जाएगा। ये हो गया। इसमें से हम क्या कॉमन निकालेंगे, 2 कॉमन निकल सकता है, 2 कॉमन निकल जाएगा और माइनस का साइन भी निकल जाएगा। फिर यहाँ क्या बचेगा 3x माइनस का 4। ठीक है, अब ये दोनों क्या होते हैं, सेम होता है, उसे हम एक बार लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x माइनस 4 और फिर 5x माइनस 2। यह कैसे आ गया। ठीक है, अब हमें इस जो इक्वेशन मतलब एक्सप्रेशन दिया है हम उससे कंपेयर करते हैं। तो ये हमारा a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। सॉरी, साइन के साथ लेंगे क्योंकि हमें जो दिया गया है उसमें पॉजिटिव साइन है। तो हम यहाँ पे प्लस लेकर के इससे क्या कर देंगे, कॉमन निकाल देंगे। यहाँ भी प्लस लेकर के हमारे पास ये क्या हो जाएगा। तो ये a, ये b, ये c एंड ये d हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको
करके देख लेते हैं हमें जो वैल्यू लानी है वो कैसे आती है। ठीक है, तो a 2a, तो a हमारे पास क्या है 3 है, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, फिर प्लस b कितना है माइनस का 4, प्लस माइनस माइनस, तो ये b हो गया। फिर माइनस का c क्या है 5 है, तो ये माइनस का 5, फिर ये माइनस का 2d, तो माइनस और माइनस 2d, तो d को 2 टाइम्स करेंगे 4 माइनस का 4। ठीक है, इसको सॉल्व कर देते हैं। ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 9 और प्लस का 4। अब ये कितना हो जाएगा 6 और 4 10 और माइनस 9, यह आ जाएगा 1। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया इस इक्वेशन को ब्रेक किया, उसमें से हमें a b c d मिल गए, उस वैल्यूज़ को हमने इन जिस वैल्यू की डिमांड थी उसमें पुट करके आंसर ले आए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। इफ a b c एंड d e f एक दो ट्राइंगल हैं जिसमें a b e f के बराबर है, b c d f के बराबर है और c a f d के बराबर है, तो बताना है कि ये कौन सी ट्राइंगल किसके कॉन्करेंट होगा। तो हम दो ट्राइंगल बना लेते हैं। सबसे पहले a b c और एक है d e f। ठीक है, ठीक है, ये ट्राइंगल बन गया। अब ए बी ई एफ के बराबर है, ये वाला ए बी किसके बराबर है ई एफ के, इस ई एफ के बराबर है। बी सी किसके बराबर है डी ई के बराबर, ये सेकंड लाइन बी सी डी एफ के बराबर है, सॉरी डी ई के बराबर है, तो ये हो जाएगा। फिर सी ए एफ डी के बराबर है, सी ए एफ डी के बराबर है, एफ और ये डी। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना है, ये सिंगल लाइन है। ठीक है, अब देखना ऑर्डर से देखते हैं, ये हमारा फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, मतलब ए बी से सी पे जा रहे हैं हम, तो यहाँ भी वैसे ही चलेंगे। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, तो हम फर्स्ट से फर्स्ट सेकंड फिर थर्ड, तो एफ ई डी आ जाएगा। ए बी सी इस साइड ट्राइंगल कॉन्करेंट हो जाएगा ट्राइंगल एफ ई और डी के, एफ ई और डी के। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन क्या मिल रहा है हमें सेकंड, ए बी सी कॉन्करेंट टू एफ डी ई। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। इसी ऑर्डर में हमें ऐसे बनाना है, दो ट्राइंगल को बना लेंगे, उसके हिसाब से उसकी मार्किंग कर देंगे कौन सा किसके इक्वल है, उसके बाद हम क्या करेंगे ऑर्डर में चलेंगे। ठीक है, इसमें हम ऐसे करके चल रहे थे फर्स्ट सेकंड फिर थर्ड, तो हम इसमें भी क्या चले फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो इस हिसाब से हमने इसकी नेमिंग कर ली। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। निम्न में से कौन सा एक समकोण त्रिभुज का भुजाएं हो सकती हैं। ठीक है, तो इसमें समकोण अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है, तो वो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा, मतलब एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इनमें तीनों वैल्यूज़ दी हैं, जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो हाइपोटेनस हो जाएगी, और परपेंडिकुलर बेस आप किसी को भी ले ले कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सबसे बड़ी वैल्यू को हाइपोटेनस लेंगे और दो वैल्यूज़ को परपेंडिकुलर और बेस ले ले। ठीक है, उसके बाद आप क्या करें, अगर ये दोनों LHS RHS के बराबर आता है
तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, और नहीं आता है तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा। तो इनमें से जो है पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा वो हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आप इसको ट्राई करके देख लेंगे, ठीक है। तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ कि आप पाइथागोरस थ्योरम से इसको आप जो आंसर है वो 4 आ जाएगा। 65 सेंटीमीटर, 72 सेंटीमीटर एंड 97 सेंटीमीटर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। The number of edges of a polyhedron which has 7 faces and 10 vertices each. किसी बहुफलक के 7 फलक, 10 शीर्ष और इस बहुफलक के किनारों की संख्या कितनी होगी? ठीक है, हमें उसका क्या बताना है? एजेस बताने हैं। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, आइलर्स फॉर्मूला बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये क्या होता है? V मतलब वर्टाइसेस प्लस फेस माइनस ई इक्वल्स टू कितना होता है? 2। इसे हम आइलर्स फॉर्मूला बोलते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी कोई भी पॉलीहेड्रॉन दे दिया जाएगा और उसमें कोई किसी 2 चीज़ की नंबर बता देंगे, 2 चीज़ की वैल्यू बता दी जाएगी और तीसरे की आपसे पूछेंगे, तो आप इस फॉर्मूले की हेल्प से इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर देंगे। चलिए हम करते हैं। वर्टाइसेस की नंबर कितना है? 10 है। फेसेस कितना है? 7 है। माइनस ई मिसिंग है, मतलब हमें इसकी वैल्यू पता करना है, इक्वल्स टू 2। ये कितना हो जाएगा? 17। 2 इस RHS से LHS में आएगा तो प्लस का है तो इस साइड माइनस का हो जाएगा, और ई प्लस माइनस का है तो इस साइड चला जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 15। मतलब एजेस की वैल्यू कितनी आ गई? 15। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला आप जरूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43। इन अ ट्राइंगल ABC, the side AB is produced to E and side CA is produced to D. If angle BAD is 125 degree and angle EBC equals to 100 degree, then which of the following is true? टाइम टेकिंग क्वेश्चन है क्योंकि आपको इसमें बिना डायग्राम के आप सॉल्व नहीं कर सकते। सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाएंगे ABC। अब इसमें 125 और 100 डिग्री दिया है, मतलब ये एक ऑब्ट्यूस ट्राइंगल होगा। तो हम इसको एक ऑब्ट्यूस ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक। एक मिनट। अब ये क्या बन जाएगा? ABC। जैसे जैसे क्वेश्चन ने कहा है हम उसको वैसे वैसे करते हैं। AB इज प्रोड्यूस टू E। AB को बढ़ाएंगे तो ये कहाँ तक जाएगा? E तक जाएगा, मतलब ये हमारा क्या हो गया? E हो गया। उसके बाद CA इज प्रोड्यूस टू D। CA, C से A की तरफ बढ़ेंगे, इसको CA प्रोड्यूस हो रहा है E तक, सॉरी D तक, तो CA कहाँ तक बढ़ गया? D तक, ठीक है। अब दिया गया है BAD। BAD ऐसे बन रहा है, मतलब ये एंगल कितना हो गया? 125 गिवन है। फिर है EBC। B और C, मतलब ये एंगल यहाँ पे बनेगा, ये कितना है? 100 डिग्री, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसमें हमें दिख रहा है कि एंगल्स वगैरह बताया गया, तो हम पहले इनके सारे एंगल्स निकाल लेते हैं। अगर ये 100 डिग्री है तो ये इसके इधर वाला कितना हो जाएगा? मैं यहाँ लिख रही हूँ 80 हो जाएगा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई। तो ये स्ट्रेट लाइन है तो 180 होगा इनका सम, तो 180 में से 100 माइनस होगा तो ये 80 आ जाएगा, ठीक है। फिर अगेन ये एक स्ट्रेट लाइन होगी, तो यहाँ पे 125, 180 में से 125 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 55, ठीक है। उसके बाद सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो हम 80 प्लस 55 ऐड करेंगे और 180 में से माइनस कर देंगे तो एंगल C मिल जाएगा, जो कि कितना आ जाएगा? 45, ठीक है। अब हमें तीनों एंगल
सारे एंगल्स मिल चुके हैं। ठीक है, अब हमें स्टेटमेंट देखना है। डायग्राम इतना अच्छा क्लियर नहीं दिख रहा है, एक बार मैं फ्रेश बना देती हूँ। ठीक है, यहाँ बना देते हैं, फिर क्वेश्चन नहीं दिखेगा। बीच में छोटा सा बना देते हैं। ठीक है, ये 125 है, ये 100 है, ये 80 है, ये वाला ये कितना है 45 है, और ये कितना है 55 है। ठीक है, आप एडजस्ट कर लेंगे। ए बी ई सी और ये डी। पहले वाला ही डायग्राम क्लियर था, पर जो हमें ऑप्शंस नहीं दिखते हैं ना, अब ऑप्शंस पढ़ लेते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ए बी सी एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु होने के लिए दो साइड का सेम होना जरूरी है। तो इसमें कोई भी एंगल अगर सेम नहीं है तो उनकी साइड्स तो सेम हो ही नहीं सकती। एक 45 है, एक 55 है और एक 80 है। मतलब इस ट्रायंगल का जो ए बी सी ट्रायंगल है वो आइसोस्केलेस नहीं हो सकता है। तो ये तो स्टेटमेंट क्या हो गई, गलत हो गई। फिर ए बी बड़ा है बी सी से। ए बी क्या हो गई, ये वाला, ठीक है। ए बी क्या हो जाएगा, ये, और ए बी ये हो गया, और बी सी क्या हो गया, ये। अब देखिए, अगर ए बी के सामने वाला एंगल बड़ा होगा तो ए बी बड़ा होगा। तो ए बी के सामने कितना है 45 डिग्री एंगल है, और बी सी के सामने, मतलब बी सी ये है तो इसके सामने जो एंगल है वो 55 है। तो 55 अगर बड़ा है तो बी सी को बड़ा होना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि ए बी बड़ा है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई, गलत हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन एंगल ए बी सी एंड ए सी बी इज 35 डिग्री। ए बी सी, ए बी और सी, ये यहाँ पे एंगल कितना है 80 डिग्री। ठीक है, और एंगल ए सी बी ये कितना है 45 डिग्री। ये 80 है, ये 45 है। इनका जो डिफरेंस है क्या वो 35 है, तो नहीं है। ठीक है, सॉरी, जो इनका डिफरेंस है वो 35 आ रहा है। 80 में से 45 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन अभी तक करेक्ट है। फिर नेक्स्ट भी देख लेते हैं, बी ए सी और ए सी बी, इनका जो डिफरेंस है क्या वो 20 है। एक है 55 और एक है 45, दोनों का डिफरेंस 10 है, लेकिन यहाँ पे 20 बोल रहा था। ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, आप अपनी कॉपी में ये फ्रेश डायग्राम बना लेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। जैसे ही क्वेश्चन मतलब स्टार्ट किया गया था तभी से आप अगर अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लेंगे तो आपको डायग्राम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर शायद आप समझ गए होंगे, तो ऑप्शन नंबर अभी थर्ड क्या है, इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। इन अ ट्रेपेजियम PQRS, PQ पैरेलल है SR के, एंड द रेशियो ऑफ PQ टू SR is 3:2 if the area of trapezium is 480 centimeter square and the distance between PQ and SR is 12 centimeter, then the length of SR is। ठीक है, अगेन डायग्राम के बिना ये भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, तो पहले डायग्राम बनाते हैं। एक ट्रेपेजियम बना लेंगे सबसे पहले। ठीक है, एक समलंब है PQRS, तो हमने क्या बना दिया, एक समलंब बना दिया। अभी हम इसकी नेमिंग नहीं कर रहे। ठीक है, PQ और SR क्या है, पैरेलल है। मतलब ये जो तो पैरेलल साइड है वो या तो PQ हो सकता है या तो SR हो सकता है। फिर बोला गया है PQ और SR का रेशियो कितना है 3:2, मतलब जो बड़ा वाला है वो PQ होगा, तभी उसका रेशियो भी बड़ा आ रहा। तो ये क्या हो गया PQ, और ये क्या हो गया PQR, और ये हो गया S। ऑर्डर में ज़रूर चलना है।
ठीक है। PQRS अब हमारा ट्रेपेजियम बन गया। इनका रेशो क्या है 3:2, मतलब रेशो को जब हम नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया 3x और ये हो गया 2x। ठीक है। अब जो इसका एरिया है वो 480 है और PQ और SR के बीच की जो दूरी है, मतलब जो इसकी हाइट है वो कितना है 12 सेंटीमीटर है। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब तो इसको सॉल्व करना बहुत ईजी हो गया। हमें सम ऑफ पैरेलल साइड भी मिल गई है, हाइट भी मिल गई है और एरिया भी मिला है, तो एक्स की वैल्यू तो निकालना ईजी हो गया। तो जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है वो क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। ठीक है। अब मैं ये डायग्राम हटा रही हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले एरिया कितना है 480 इक्वल्स टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड्स क्या थे 3x और 2x, तो 3x + 2x कितना हो गया 5x और हाइट कितनी है 12। कैंसिल कर देंगे 6, 5 और 6 मल्टीप्लाई में तो क्या चले जाएंगे डिवाइड में, यहाँ पे कितना आ जाएगा x। कैंसिल करने के बाद जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 16। ठीक है। इसको कैंसिल कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 16। अब हमसे पूछा गया था कि SR की वैल्यू कितनी आएगी, तो SR कितना था 2x था, 2x है SR, तो 2 × 16 कितना हो जाएगा 32। क्वेश्चन इजी होते हैं थोड़े, मतलब देख के लगते हैं कि हाँ बड़े होंगे, पर क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं। ठीक है। थोड़ा टाइम टेकिंग ज़रूर रहता है और पेपर 2 में क्वेश्चन थोड़ा टफ होता है पेपर 1 के मुकाबले। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन मेंसुरेशन का क्वेश्चन। तो आप देखेंगे कि कंटिन्यू हमें मेंसुरेशंस के क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप मेंसुरेशन के जो फॉर्मूलेस हैं वो ज़रूर पढ़ के जाएं, 2D फिगर 3D फिगर सभी के। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर 88 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर इज फोल्डेड विदाउट ओवरलैपिंग टू मेक अ सिलेंडर ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ द सिलेंडर। एक आयताकार क्या है कागज है कि टुकड़े को बिना मतलब ओवरलैप किए, एक के ऊपर एक नहीं आएगा, वैसे करके क्या किया फोल्ड किया गया और उसकी ऊंचाई कितनी रहेगी 10 सेंटीमीटर का एक बेलन बना दिया गया। आयताकार कागज से क्या बना दिया गया, एक आयताकार कागज है जिसका क्या है ये 10 है और ये 88 है। इसको क्या में बना दिया गया एक बेलन में बना दिया गया, इसको फोल्ड करके। इतना आप समझ गए। जो इसकी हाइट है वो अभी भी क्या है बेलन बनने के बाद भी क्या है 10 है, तो ये जो ये वाला एरिया है वो फोल्ड हुआ होगा। समझना सिर्फ इतना ही रहता है कि फोल्ड किस साइड से हुआ है। अगर इसकी हाइट ये है तो हाइट तो ये रहेगी, ये वाला एरिया क्या हो गया फोल्ड हो गया। ठीक है। तो अब ये क्या बन गया बेलन बन गया और इसकी ऊंचाई दी गई है, हमें इसका रेडियस नहीं दिया गया है और हमें इसकी कैपेसिटी पूछ रहे हैं। जब भी बात कैपेसिटी की आती है तो हमें क्या निकालना रहता है वॉल्यूम निकालना रहता है। तो अब बिना रेडियस के हम वॉल्यूम नहीं निकाल सकते, लेकिन इससे पहले हमें दिया गया है कि जो इसका जो कागज़ था वो कितना चौड़ा था 88 सेंटीमीटर। तो 88 सेंटीमीटर ही तो राउंड होकर के क्या बना है ऊपर की इसकी सरफेस बनी थी। ठीक है। मतलब ये जो कागज़ था ये फोल्ड होने के बाद क्या बन गया था एक सर्कल के शेप में बन गया था। तो ये वाला जो एरिया है 88 सेंटीमीटर ये इसकी क्या हो गई परिधि हो गई, सरकमफ्रेंस बन गया। अब हम क्या करेंगे सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगाएंगे 2πr इक्वल्स टू कितना हो गया 88। यहाँ से हम क्या निकालेंगे r की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 2 × 22/7 × r इक्वल्स टू 88।
आर को इधर रखेंगे और बाकी वैल्यूज़ को डिवाइड से मल्टीप्लाई में चले जाएगा और ये हो जाएगा 2 इंटू 22, ये हो जाएगा 44। कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स में, 7 इंटू 2 कितना हो जाएगा 14। तो आर की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 14 आ गई। ठीक है, अब हमारे पास आर भी है एच भी है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई की वैल्यू हमें बोला गया है कि 22/7 ले। ठीक है, अगर हमें 3.14 लेना रहता है तो क्वेश्चन में गिवन रहता है, तो यहाँ पे 22/7 लेने के लिए बोला गया है। जो रेडियस है वो कितनी आई थी 14 आई थी, और जो हाइट है वो 10 है। इसको कैंसिल करके सॉल्व कर देंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में, तो कितना आ जाएगा 6160 सेंटीमीटर क्यूब। इतनी वैल्यू आ गई। लेकिन हमें तो बोला गया है कि हमें लीटर में निकालना है। लीटर में निकालने के लिए हम क्या करते हैं 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 6.16। ठीक है, ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक बार और शॉर्ट में देख लेते हैं। एक हमें पेपर दिया गया था, उससे हमने सिलेंडर बनाया, उसकी हाइट ये रही, तो ये वाला क्या हो गया हमारा सरकमफ्रेंस हो गया। सरकमफ्रेंस से हमने क्या निकाल दिया रेडियस निकाल दिया, रेडियस आ गया। अब हम सिलेंडर की वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हमने वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया और हमारा आंसर आ गया। जो आया वो सेंटीमीटर क्यूब में था, हमने उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया, तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन मेंसुरेशन का क्वेश्चन 46, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 2197 सेंटीमीटर क्यूब, व्हाट इज इट्स लेटरल सरफेस एरिया। किसी घन का आयतन 2197 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। ठीक है, तो पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूब है, तो जिस चीज़ की मेंशन की गई है उसका फॉर्मूला आप लिख लें। सबसे अच्छी ट्रिक है कि जिस चीज़ के बारे में बोला गया है आप उसका फॉर्मूला लिखे, क्वेश्चन बनते जाएंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है ए क्यूब, और इसकी वॉल्यूम की वैल्यू कितनी गई है 2197, किसके बराबर होगा ए क्यूब के बराबर। ये क्यूब इधर क्या हो जाएगा क्यूब रूट हो जाएगा, तो 2197 किसका क्यूब होता है, तो वो होता है 13 का, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 13। ठीक है, आधा क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर दिया। अब ए की वैल्यू 13 आप याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट हमें निकालना है व्हाट इज इस लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, मतलब क्यूब के चारों साइड का एरिया। एक साइड का एरिया कितना होता है ए स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि वो रेक्टेंगल के स्क्वायर के शेप का होता था, और लेटरल सरफेस है 4 साइड का निकालना है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दें, बस वैल्यू रखनी है। 4 इंटू 13 इंटू 13 169 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 676 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट 676 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, शुरुआत कहाँ से करना है, जिस भी चीज़ के बारे में बात की गई है उसका फॉर्मूला लिखें, और जिस चीज़ के बारे में बात पूछा गया है उसका फॉर्मूला, ये आपको मेन आना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे क्यूब भी आप मतलब एटलीस्ट 1 से लेके 20 तक के स्क्वायर और क्यूब आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये इसका क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, व्हाट इज द मीन ऑफ द रेंज मोड एंड मीडियन ऑफ द डाटा गिवन बिलो। निम्न आंकड़ों के लिए परिसर, बहुलक तथा माध्यक का माध्य क्या है। अब देखिए क्वेश्चन सीधे सीधे आपसे मीन नहीं पूछा गया है, आपसे रेंज, मोड और मीडियन का मीन पूछा गया है। मतलब आपको पहले रेंज निकालना है, मोड निकालना है, मीडियन निकालना है, और उसके बाद उन तीनों का मीन निकालना है। देखिए क्वेश्चन कितना घुमा के दिया गया है। ठीक है, तो पेपर 2 में आपने देखा होगा क्वेश्चंस बहुत टाइम टेकिंग भी है, लेंदी है, तो इसमें आपको स्पीड बनानी पड़ेगी। ठीक
ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वीडियो लंबी हो ही जाएगी। आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो लाइक करें। चलिए हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें रेंज निकालना पड़ेगा। तो रेंज क्या होती है? हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। ठीक है, इसकी हाईएस्ट वैल्यू मतलब सबसे बड़ी से बड़ी वैल्यू कितनी है? 19 है। लोवेस्ट वैल्यू कितनी है? सबसे छोटी वैल्यू दिख रही है हमें 2 है। तो रेंज कितना आ गया? 17। ठीक है, फिर मोड वो होता है जो सबसे ज़्यादा बार आता है। ठीक है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम आएगा वो मोड हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बार हमें दिख रहा है कि 4 आ रहा है। 1 बार, 2 बार और 3 बार 4 आ रहा है, तो मोड हमारा हो गया 4। इतना क्लियर है। अब मीडियन निकालना है। मीडियन निकालने के लिए सबसे बड़ा ये है, हम उसे देखते से नहीं बता सकते, हम उसे अरेंज करना पड़ेगा। तो आप पहले याद रखेंगे कि रेंज हमने कितना निकाला है, मीडियन कितना निकाला है, मोड कितना निकाला। तो रेंज हमने निकाला, हम इधर लिख लेते हैं 17। मीन मोड निकाला है हमने 4। अब मीडियन निकाल लेते हैं। रेंज 17 और मोड 4। ठीक है, मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़े की तरफ, पहले सबसे छोटा नंबर, फिर बड़ा, उससे बड़ा, देन सबसे बड़ा। ठीक है, और उसके जो बीच वाला नंबर होगा वो हमारा मीडियन होगा। तो इसे अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले छोटा 2, फिर 3, फिर 3, फिर 4, कितने बार? 3 टाइम्स। जितने बार है उतने बार आपको लिखना पड़ेगा। फिर 5, देन 6, फिर 8, फिर 9 2 टाइम्स, फिर 10, फिर 11, फिर 15 और फिर 19। जब आप ऐसे जमा लें तो उसके बाद काउंट जरूर कर ले कि क्वेश्चन में कितने डाटा दिए गए हैं और आपके पास कितने हैं। तो टोटल हमने काउंट किया तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल 15 है। तो 15 का जो बीच वाला आएगा नंबर, मतलब n+1/2। 15 + 1 16/2 मतलब 8 नंबर का। तो 8 नंबर का कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। मतलब यहाँ पे क्या नंबर आ गया? हमें 6 आ गया। मतलब जो ये मिड में है, इससे पहले भी 7 नंबर से और इसके पीछे भी 7 नंबर से, ये क्या है? मिड में। अगर मिड में 2 नंबर आते हैं, ठीक है, बिना फॉर्मूले के सॉल्व करने के लिए बता रही हूँ, अगर मिड में 2 नंबर आते हैं तो हम उनका भी मीन निकाल लेते, उनके बीच का नंबर निकाल लेते। सपोज अगर 5 और 6 के हमारा मिड में होता तो हम इसके बीच का नंबर क्या हो जाता? 5.5 हो जाता। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल क्योंकि ये ऑड नंबर है तो ये अच्छा है, लेकिन इवन होता है तो हम उसके भी बीच का मतलब उन दोनों के नंबर का भी मीन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो फ़िलहाल इसका कितना हो गया? 6 हो गया। तो हमारे पास 3 वैल्यू कितनी आ गई? एक 17, 4 एंड देन 6। इन तीनों का मीन निकालना है। चलिए करते हैं। 17 + 4 + 6 डिवाइडेड बाय कितना आएगा? कितनी क्वांटिटी? 1 2 और 3, तो डिवाइडेड बाय 3। टोटल करेंगे कितना आएगा? 27/3, ये आ गया 9। मतलब इसकी जो मीन आया है रेंज, मोड एंड मीडियन का, वो कितना आया है? 9। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेडागोजी से क्वेश्चन है। Question number 48. Which of the following is most appropriate strategy for introducing the concept of multiplication of two decimal number in the middle school? माध्यमिक विद्यालय में 2 दशमलव वाली संख्याओं के गुणनफल की संकल्पना को परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त रणनीति है? फर्स्ट है, द एल्गोरिथम शुड बी यूज टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट। संकल्पनाओं का परिचय देने के लिए कलन विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए, या द प्रोसेस शुड बी विजुअली रिप्रेजेंटेड, प्रक्रिया का चित्रात्मक रूप से प्रदर्शन करना चाहिए, या फिर थर्ड है, मल्टीप्लिकेशन एज रिपीटेड एडिशन शुड बी एम्फेसिस्ड, महत्व दिया जाना चाहिए कि गुणनफल संख्याओं को बार बार योग है,
या फोर्थ, मल्टीप्लिकेशन एज इनवर्स ऑफ डिवीजन शुड बी एम्फेसिस्ड, महत्व दिया जाना चाहिए कि गुणनफल विभाजन का प्रतिलोम है। तो क्योंकि हम 2 डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन बता रहे हैं और कौन सी क्लास की बात करें, मिडिल स्कूल की बात कर रहे हैं, तो इसमें हमारा जो बेस्ट रहेगा वो क्या रहेगा कि हम चीज़ों को विजुअली रिप्रेजेंट करें। और किसी भी चीज़ में अगर हम किसी चीज़ को चित्रात्मक प्रदर्शन करते हैं तो हमेशा ही बेस्ट होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। द प्रोसेस शुड बी विजुअली रिप्रेजेंटेड, प्रक्रियाओं का चित्रात्मक रूप से प्रदर्शन करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नैरो एम ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है। फर्स्ट, टू इनकरेज सिस्टमैटिक रीजनिंग अमंग स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों में सुव्यवस्थित तर्कण को प्रोत्साहित करना। या सेकंड है, टू डेवलप स्टूडेंट्स एबिलिटी टू आर्ग्यू द ट्रूथ एंड द फॉल्सिटी ऑफ स्टेटमेंट, विद्यार्थियों में कथन की सत्यता और असत्यता को प्रमाणित करने की योग्यता का विकास करना। या थर्ड है, टू मेक प्रोफेंसी इन हैंडलिंग नंबर्स एंड नंबर ऑपरेशन, विद्यार्थियों को संख्या और संख्याओं पर होने वाली संक्रियाओं का संचालन करने में निपुण होना। या फिर फोर्थ, टू डेवलप स्टूडेंट्स जनरलाइजेशन एबिलिटी, विद्यार्थियों में सामान्यीकरण क्षमता का विकास करना। तो नैरो एम क्या हो जाएगा हमारा कि हम उनको नंबर में प्रोफेंसी लाएं, ठीक है। न्यूमरल एबिलिटी को डेवलप करना किया जाता है, नैरो एम के अंतर्गत आ जाता है। तो जब भी ये ना हो या न्यूमरल भी बोला जाए कि हम उन्हें नंबर से रिलेटेड में निपुण करेंगे, ठीक है, प्रोफेशन करेंगे, तो हमेशा ही नैरो एम के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड, टू मेक स्टूडेंट प्रोफिशिएंट इन हैंडलिंग नंबर्स एंड नंबर ऑपरेशन, विद्यार्थियों को संख्याओं और संख्या पर होने वाली संक्रियाओं का संचालन करने में निपुण करना। नैरो एम से नंबर्स याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, which of the following is most appropriate strategy for teaching a student to solve mathematical problem, निम्नलिखित में से कौन सी योजना विद्यार्थियों को गणितीय प्रश्नों को हल करने का शिक्षण देने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। फर्स्ट, गैस एंड वेरीफाई अप्रोच शुड बी स्ट्रिक्टली डिस्करेज, अनुमान और सत्यापन अधिगम को कड़ाई से हतोत्साहित किया जाना चाहिए। या सेकंड, द लिस्ट ऑफ फॉर्मूले रिक्वायर्ड फॉर सॉल्विंग द गिवन सेट ऑफ प्रॉब्लम शुड बी प्रोवाइडेड इन द बिगिनिंग, प्रारंभ में ही दिए गए प्रश्नों के समूह को हल करने के लिए आवश्यक सूत्रों की सूची उपलब्ध करा देनी चाहिए। या थर्ड है, टीचर शुड बिगिन बाय एक्सप्लेनिंग द स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर ऑब्टेनिंग द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, अध्यापिका को शुरू में ही समस्याओं को हल प्राप्त करने के चरणों की व्याख्या कर देनी चाहिए। या फोर्थ है, स्टूडेंट शुड बी इनकरेज टू व्यू अ प्रॉब्लम फ्रॉम मेनी पर्सपेक्टिव, विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वे प्रश्न को बहुत से परिप्रेक्ष्यों से अवलोकन करें। तो जो बेस्ट आंसर हो जाएगा कि स्टूडेंट्स को इनकरेज करें ताकि वो जो समस्या है उनको बहुत सारे परिप्रेक्ष्यों से देखें, अवलोकन करें। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट, ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से अशुद्ध कथन को पहचानिए। फर्स्ट, हाइपोथेसिस हैव अ रोल इन कंस्ट्रक्शन ऑफ मैथमेटिकल नॉलेज, गणितीय ज्ञान की संरचना की में परिकल्पना की एक भूमिका है। या सेकंड है, द नोशन ऑफ आर्ग्यूमेंटेशन इज सेंट्रल टू मैथमेटिक्स, गणित में कल्पित तर्क प्रमुख होते हैं। तो ये फर्स्ट ऑप्शन भी क्या है, सही है। सेकंड ऑप्शन भी क्या है, सही है। हाइपोथेसिस का मेन रोल है, नोशन का भी मेन रोल है, तर्क का भी और परिकल्पना का भी मेन रोल है। थर्ड है, मैथमेटिकल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व प्रिसाइज यूज ऑफ नॉलेज, गणितीय संरचना में भाषा का प्रयोग परिशुद्ध होना आवश्यक है। तो लैंग्वेज में, मैथमेटिक्स में लैंग्वेज का भी परिशुद्ध होना
आवश्यक है। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। लास्ट ऑप्शन ऑब्वियस है हमारा आंसर है, फिर भी हम इसे पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर 4, conjecture do not have utility in constructing mathematical knowledge। गणितीय ज्ञान की संरचना में अनुमान लगाना उपयोगी नहीं है। अनुमान लगाना क्या है, गणित में उपयोगी रहता है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये ऐसा नहीं है। तो ये हमारा गलत वाला हो गया, हमें गलत वाला बताना है। हमारा आंसर हो जाएगा 4th वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। Which of the following is the desirable strategy for assessing students' learning in mathematics? विद्यार्थियों में गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना वांछनीय है? फर्स्ट, ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट, सेम टास्क शुड बी गिवन टू ऑल स्टूडेंट्स फॉर पैरिटी। समानता के लिए सभी विद्यार्थियों को एक समान कार्य दिए जाने चाहिए। सेकेंड है, स्टूडेंट्स इनकरेक्ट आंसर शुड बी इग्नोर्ड। विद्यार्थियों के अशुद्ध उत्तरों की उपेक्षा करनी चाहिए। यह थर्ड है, स्टूडेंट जस्टिफिकेशन फॉर देयर रिस्पॉन्सेज शुड बी एन इम्पॉर्टेंट बेसिस ऑफ असेसमेंट। विद्यार्थियों को अपने उत्तरों को समर्थन देने की क्षमता मूल्यांकन का महत्वपूर्ण आधार होना चाहिए। या फिर डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिकल वोकैबुलरी शुड नॉट बी अ बेसिस ऑफ असेसमेंट। गणितीय शब्द संग्रह का विकास मूल्यांकन का आधार नहीं होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, थर्ड। विद्यार्थियों को अपने उत्तरों को समर्थन देने की क्षमता मूल्यांकन का महत्वपूर्ण आधार होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ गिवन फिगर टू बी अ ट्राइंगल द कंडीशन दैट इट इज अ यूनियन ऑफ 3 सेगमेंट्स इज। एक आकृति का त्रिभुज होने के लिए शर्त कि यह 3 रेखाखंडों का सम्मिलन हो। एक नेसेसरी कंडीशन है बट नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन। आवश्यक है परंतु पर्याप्त शर्त नहीं है। या फिर सेकेंड, अ सफिशिएंट बट नॉट अ नेसेसरी कंडीशन। पर्याप्त है परंतु आवश्यक शर्त नहीं है। या थर्ड है, बोथ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। आवश्यक और पर्याप्त दोनों ही शर्त है। और फोर्थ है, नाइदर नेसेसरी नॉर सफिशिएंट कंडीशन। ना तो आवश्यक है और ना ही पर्याप्त शर्त है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नेसेसरी बट नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन। आवश्यक है परंतु पर्याप्त शर्त नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। ए, इफ n इज इवन देन n स्क्वायर इज इवन। यदि n सम है तो n का वर्ग भी सम है। बी, इफ n स्क्वायर इज नॉट इवन n इज नॉट इवन। बी क्या है, यदि n का वर्ग सम नहीं है तो n सम नहीं है। या तीसरा है सी, इफ n स्क्वायर इज इवन देन n इज इवन। यदि n स्क्वायर सम है तो n सम है। और डी है, इफ n इज नॉट इवन देन n स्क्वायर इज नॉट इवन। यदि n सम नहीं है तो n स्क्वायर भी सम नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा कथन सत्य है? तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन, सी इज अ कन्वर्स ऑफ ए। सी क्या है, ए का विलोम है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ए, n इज इवन तो n स्क्वायर इवन होगा, और अगर n स्क्वायर इवन है तो n इवन होगा। ये बात क्या है, एक दूसरे के कन्वर्स है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग लर्निंग रिसोर्स इन मैथमेटिक्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स। नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, कैन नॉट है ना। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग गणितीय शिक्षण अधिगम के साधनों के रूप में नहीं किया जा सकता? जियोजेब्रा, टेलर्स अबैकस, टाइल्स या जियोबोर्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, विजुअली चैलेंज के लिए कौन सा नहीं इस्तेमाल होगा, वो है जियोजेब्रा। बाकी इस्तेमाल हो सकते हैं, जियोजेब्रा नहीं इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है?
फर्स्ट, मैथमेटिक्स कंसिस्ट ऑफ ऑल द थ्योरम्स प्रूव्ड इन मैथमेटिक्स बुक। गणित की पुस्तकों में दी गई सभी प्रमेय की उत्पत्ति से ही गणित बनता है। या सेकंड है, ए पर्सन गुड इन अर्थमेटिकल कंप्यूटेशन इज ऑल्सो गुड इन मैथमेटिक्स एंड वाइस वर्सा। एक व्यक्ति जो कि अंकगणित परिकल्पना में अच्छा है वह गणित में भी अच्छा होगा, और विलोमता भी यह सत्य है। या फिर इंट्यूशन हैज़ नो रोल इन जनरेटिंग मैथमेटिकल नॉलेज। गणितीय ज्ञान के उत्पादन में अंतर्ज्ञान की कोई भूमिका नहीं है। या फोर्थ है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट कैन बी कंडीशनल। गणितीय कथन प्रतिबंधित हो सकते हैं। तो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, तो वो है फोर्थ वाला, कि गणितीय स्टेटमेंट क्या हो सकते हैं, प्रतिबंधित हो सकते हैं, कंडीशनल हो सकते हैं, उसमें कंडीशन दी जा सकती है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, which of the following statement is not correct regarding differently abled children of dyslexia in mathematics learning in an inclusive classroom। समावेशी कक्ष में पठन अक्षम वाले विविध बाधित क्षमता के छात्रों के गणित अधिगम के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है। फर्स्ट, डिस्लेक्सिया हैज़ एन इम्पैक्ट इन द पर्सन कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्बल एंड स्पेशल एस्पेक्ट्स ऑफ नंबर। पठन अक्षमता का प्रभाव व्यक्ति की संख्याओं के शाब्दिक और स्थानीय दृष्टिकोण में समन्वय करने पर होता है। तो ये बात क्या है, करेक्ट है। डिस्लेक्सिया से कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है, विजुअल पैटर्न इन मैथमेटिक्स हेल्प इन ओवरकमिंग डिफिकल्टीज एक्सपीरियंस बाय डिस्लेक्सिक चिल्ड्रन। गणितीय के चित्रांकित नमूने पठन अक्षमता वाले बच्चों द्वारा अनुभव में की गई कठिनाइयों को दूर करने में सहायक होते हैं। तो ये भी बात सही है। नेक्स्ट है, डिस्लेक्सिक चिल्ड्रन may have difficulty in writing down their ideas in systematic and organized manner। पठन अक्षमता वाले बच्चों को अपने विचारों को क्रमबद्ध और संगठित रूप से लिखने में कठिनाई होती है। तो सही बात है, जिसको बोलने मतलब पढ़ने में कठिनाई होगी उसको फिर क्या होगा, अपने वर्ड्स को लिखने में भी कठिनाई होगी। ठीक है, तो ये भी बात सही है। नेक्स्ट है, डिस्लेक्सिया इम्पैक्ट ओनली लैंग्वेज लर्निंग नॉट मैथमेटिक्स लर्निंग। पठन क्षमता वाले भाषा सीखने में प्रभावित होती है, ना कि गणित या अधिगम को। तो जिसको डिस्लेक्सिया है उसे सिर्फ लैंग्वेज में ही डिसेबल मतलब दिक्कत होगी, मैथ्स में नहीं होगी। तो ये बात क्या है, गलत है, और हमसे नॉट करेक्ट पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। The number of distinct prime factors of a largest 6-digit number is। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है। ठीक है, 6 डिजिट लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, 6/9। अब इसमें कितने प्राइम फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स कितने हो सकते हैं, तो टोटल इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5। अब वो कैसे होगा, एक तो 1 क्या होगा, इसका फैक्टर हो सकता है, फिर एक 3 हो सकता है, 3 भी प्राइम नंबर है, फिर एक 11 हो सकता है, हम 11 से भी इसे डिवाइड कर सकते हैं, फिर 3 बार 1 हो सकता है, 111। ठीक है, क्योंकि 3 के पेयर में हम डिवाइड कर देंगे। और एक और हो सकता है कि हम पूरे को ही 1 1 1 1 1 एंड 1, ये हमारे पास एक और नंबर हो गया। तो टोटल 1 2 3 4 5 ये नंबर हो गए। अगर हम 4 बार 1 ले लेते तो 1 2 3 4 ये नंबर एक बार में डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन ये हमारे पास रिमाइंडर बच जाता, तो ये गलत हो जाता, पूरा डिविजिबल होना चाहिए। तो हमारे पास कौन से नंबर आ गए, 1 2 3 4 5, तो टोटल कितने नंबर हो गए, 5। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। ये है डिविजिबिलिटी टेस्ट से क्वेश्चन, और डिविजिबिलिटी टेस्ट से हर पेपर में एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। इफ़ है 8 डिजिट नंबर, एक 8 डिजिट नंबर ये दी गई है, ये किससे डिविजिबल है, 88 से,
तो हमें बताना है x माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो नंबर दिया गया है वो 88 से डिविजिबल है, तो हम 88 से डिविजिबल है और उसमें दो नंबर मिसिंग है x और y। तो सबसे पहले 88 के हम फैक्टर करते हैं। अगर कोई बड़ी संख्या दी गई है, अगर हमें नॉर्मल 1 to 9 तक के या 11 तक के नंबर दिए जाते तो हम डिविजिबिलिटी रूल से तो कर देते, लेकिन क्योंकि ये 88 से है तो हम अगर कोई बड़ा नंबर दिया रहेगा तो पहले हम इसके फैक्टर कर देते। तो 88 का फैक्टर क्या हो जाएगा 8 and 11। अब हम इस नंबर पे इन दोनों के डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करके एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले हम अप्लाई करते हैं 8 का डिविजिबिलिटी रूल। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि जो लास्ट कोई भी नंबर जो दिया हो उसका अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ कि अगर कोई जितना भी बड़ा नंबर हो उसका अगर लास्ट के 3 डिजिट 1, 2 and 3 लास्ट के अगर 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हैं तो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं इसके लास्ट डिजिट। इसका लास्ट डिजिट है 9, 1 और y। अब हम इसे 8 से डिविजिबल करके देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा 8 टाइम्स 9, 8 टाइम्स 1 कैरी हो जाएगा, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 बचेगा। अब 3 के साथ यहाँ पे क्या रहेगा कि आपका ये जो नंबर है वो 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 3 अगर यहाँ है तो यहाँ पे 2 होना पड़ेगा, तभी तो 32 पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, मतलब 9, 1 और y 91 कितना पूरा पूरा कैंसिल हो गया, 88 कैंसिल हो गया, 3 हमारे पास रिमाइंडर बच रहा है 3। और यहाँ पे अगर कोई ऐसा नंबर होगा कि वो इससे डिविजिबल होगा तभी तो ये नंबर पूरा 8 से डिविजिबल, तो यहाँ पे हम 2 आएगा तो ये 8 से डिविजिबल हो जाएगा। इससे कोई बड़ा नंबर या इससे कोई छोटा नंबर नहीं आ सकता, तो y की जगह हमारा जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 2। ठीक है, एक वैल्यू हमें मिल गई। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू के लिए हमने 8 का रूल अप्लाई कर लिया। अब हम 8 के रूल से x की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्योंकि ये फर्स्ट, सेकंड या थर्ड प्लेस पे नहीं है। अब हम 11 का रूल अप्लाई करेंगे। 11 का रूल कहता है कि सम ऑफ ऑड प्लेसेस और सम ऑफ इवन प्लेसेस को अगर सब्सट्रैक्ट कर दें, ठीक है, तो पहले हम सम ऑफ ऑड प्लेसेस मतलब पीछे से काउंट करेंगे तो y + 9 + x, y की वैल्यू तो हमें पता चल गई है कि 2 है तो इसे 2 कर देते हैं। 2 + 9 + x + 7। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 18 + x। ये क्या हो गया ऑड प्लेसेस की वैल्यू आ गई, कितना 18 + x। अब इवन प्लेसेस की वैल्यू निकालते हैं, मतलब सेकंड क्या है 1 + 0 + 9 + 1 कितना हो जाएगा 11। इतना हो गया। अब देखिए ऑड प्लेसेस माइनस इवन प्लेसेस, ऑड प्लेस की वैल्यू आई थी 18 + x और फिर माइनस इवन में क्या आया था 11। ये कितना आ जाएगा 7 + x। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऐसा नंबर बने जो क्या हो 11 का मल्टीपल हो। तो 11 का मल्टीपल होने के लिए छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या हो सकती है एक डिजिट की, तो यहाँ पे अगर कितना हो जाए 4 हो जाए, x की जगह कितना आ जाए 4 आ जाए, तो ये कितना हो जाएगा इनका सम 11 हो जाएगा। और 11 क्या होगा 11 से डिविजिबल होगा ही, तो x की वैल्यू हमें मिल गई, कितनी हो गई 4। ठीक है, इससे बड़ा हम कुछ नहीं ले सकते कि वो नंबर 11 से डिविजिबल हो जाए। तो x की वैल्यू आ गई 4 और y की वैल्यू हमें मिली थी 2। तो x - y मतलब 4 - 2 कितना आ जाएगा 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है हमें सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ ही डिविजिबिलिटी से आपको सारे 11 तक के रूल्स याद होने चाहिए या समझे होने चाहिए कि आप उससे क्वेश्चन एटलीस्ट सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 और मैथमेटिक्स का लास्ट क्वेश्चन। आई नो वीडियो बहुत लंबी हो गई है पर आपने पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत
और थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। लेफ्ट ए की वैल्यू दी है 11/13, बी की वैल्यू दी है 13/14 और सी की वैल्यू दी है 15/17। बी आर 3 फ्रैक्शन विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू। हमें इन्हें ऑर्डर में अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो आप इसे कैसे कर सकते हैं, इसे क्या कर दें, डेसिमल में कन्वर्ट कर दें या तो इनके डिनोमिनेटर सेम कर दें। दो तरीके हैं आपके पास सॉल्व करने के, या तो आप उसे डेसिमल में कन्वर्ट कर दें या फिर डिनोमिनेटर सेम कर दें। ठीक है, तो आप इसे अरेंज कर लेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 करेक्ट हो जाएगा। 11/13, 15/17 एंड 13/14 ये इसके करेक्ट ऑर्डर हो जाएंगे। इसी के साथ ही हमारे पूरे मैथ्स के 30 क्वेश्चंस यहीं कवर होते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।